साथियों नमस्कार। वाईटी चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की हिंदी साहित्य द्वितीय की पाठ्यपुस्तिका मंदाकिनी की एक कहानी निर्वासित, जिनके लेखिका सूर्यबाला है, उसका अध्ययन करेंगे। यदि हमारे वाईटी चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पाठ परिचय के बारे में, निर्वासित कहानी, जिनका पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत कहानी निर्वासित। वानप्रस्थित जीवन जी रहे अपने घर को त्याग बड़े बेटे के घर पर रहने वाले दंपति की दर्द भरी कहानी है। यानी कि दंपति में शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो इस तरह से होता है, और किस प्रकार से दंपति, या आगे देखेंगे कि बाबूजी और मांझी है, वो अपने पुत्र राजेन और रणधीर के साथ में शहर की ओर उन्मुख हो जाते हैं और क्या तकलीफ़ महसूस करते हैं। इन सारी चीज़ों का इस कहानी में अच्छे से वर्णन किया है सूर्यबाला ने। स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छापूर्वक छोड़ अपने पुत्र और पुत्रवधू की इच्छा, भावना, रुचि एवं विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दम घोंटू और पीड़ादायक होता है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी, जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझा थे, दोनों को अलग कर दोनों बेटों के बीच बांटा जाना बाणविद क्रौंच युगल की मौन मूक की मर्मांतक अभिव्यक्ति था। और किस तरह से जीवन के अंतिम चरण में बाबूजी और मांझी को, जहां उनको एक साथ रह करके अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करना था, दोनों पुत्रों के कारण उनको न चाहते हुए भी अलग रहना पड़ रहा है। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना कथाकार का मूल उद्देश्य है। ये कथाकार का मूल उद्देश्य है कि वृद्ध दंपति की निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को झंकृत कर देना या उसको उकेरना। कहानी कथ्य और शिल्प में बेजोड़ है। भाषा सहज तथा सरल भाव संप्रेषण के अनुकूल है, और कहानी का जो अंत है वो करुणा युक्त है, दुखांत है कि किस प्रकार से पति और पत्नी या वृद्ध दंपति अपने आप से अलग हो जाते हैं। आगे देखिए। अब हम मूल कहानी को शुरू करते हैं। झुलसाती लू के साथ धूरे होते यूकलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। मनहूसियत उदासी को कहते हैं। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती वह सूखी हर हराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया। यानी कि माजी जो है वो तपन के कारण खिड़की के शीशे को भी बंद कर देती हैं। पर्दे खिसका दिए। फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रही। सब कुछ उजाड़ वीरान। माहौल की मनहूसियत से उदासी और भी गहरा गई, और ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों, महीनों और सालों, यानी कि गर्मी के दिन जब आते हैं तो कई महीने तक बहुत ज़्यादा उष्णता और तपन देखने को मिलती है। बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी। या यूँ कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे पीछे ही भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता। पलकें दो घड़ी झपक लेने को तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगाला क्वाकी कहानी कहते कहते वे खुद सो जाती और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर
सिर के नीचे पड़ी। माँ की कोहनी खिसका कर दबे पाँव तपती दोपहरी में खिसक जाता। तो अपने बच्चों को सुलाने के लिए जो है अम्मा जी ढाका और बंगाला को कहानियाँ सुनाती थी। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो पीछे दिए गए हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और पता धीरू का उस समय पड़ता जब मेहरी उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। तब तक बेर बिसहने लगती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही, झंझर भरना और बाबूजी के लिए सौंफ, काली मिर्च की ठंडाई पीसना, ये नित्य कर्म था माँ जी का। लेकिन जैसे जैसे अरसा बदलता गया और किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, आप देखें कि वह पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए, थोड़ी देर बीती, उठी। लू के थपेड़ों में ही अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जंपर उठा लाई। उन्हें धीमे धीमे तय करती गई। तय करके रेक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई। जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में ही चौंक कर आंखें खुल गए। लगा काफ़ी दोपहरी कट चुकी होगी, 4 तो ज़रूर बजते होंगे, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे उड़के हुए थे। कूलर की सारे घर की खामोशी को मथ रही थी। दबे पांव बैठक की ओर आई। आराम कुर्सी पर उठंगे उठंगे वह सो रहे थे, अर्थात बाबूजी है जो वो सुस्ता रहे थे या सो रहे थे। एक किताब हाथों के सहारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसक आया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रख दी। चश्मा उतारने लगी कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें? अब बाबूजी जवाब देते हैं कि नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। शरबत लाऊं बनाकर पियोगे? शरबत? नहीं नहीं। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो, तब तक राजन और बहू भी जग जाएंगे। वह दबे पांव ही रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था, बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज़ सुनकर, कौन है? कहती रीमा रसोई तक चली आई। वही अपराधिनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े सुखा रही थी। ओह माँ जी आप? उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। मन में आया जरा चाय बना दूं, तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे, सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे तब तक। ओहो, इतनी दोपहर में चाय कौन पिएगा? जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर बनाता ही। आप बेकार ही तकलीफ़ करने लगती है ना। 4 से ऊपर हो रहे थे, मन भी उचाट था। वह स्वर को धीमा करते हुए बोली, खूब, तो आप चाय बनाने लगी? उसने केवल हंस कर कहा था। वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने रोने सा होने लगा। यानी कि रीमा के द्वारा जो खिसियानी हंसी हंसी गई वो माँ जी को अखरती है, या माँ जी को ऐसा लगता है कि मेरे कार्य के प्रति उलाहना या उपालम, या एक प्रकार से आप समझें कि उपेक्षा की जा रही है। कमरे में राजन शायद पूछ रहा है। बहू फिक्स से हंसती हुई उन्हें बता रही है, माँ जी है, जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी, और बुढ़ापे में तो हाथ चलता नहीं। बोतल लुढ़क गई मिट्टी के तेल की। जो मिट्टी का तेल था वो सारे घर में फैल गया। आगे देखिए, तो उन्हें समझा दो, और अगर चाय जल्दी पीना चाहती हो तो जमुना को कह दो जल्दी आ जाया करे। लो, तुम समझते हो, मैं उन्हें किचन में
काम करने को कहती हूँ, उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है। पर ये बूढ़े लोग, उनकी आंखें भर भर आई। अभी तो यहाँ आने के पहले तक सारा काम ही संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना तक। और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक नहीं होता। दाल सब्जी में भी न कभी पानी ज़्यादा न नमक कम, जमुना की तरह। सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया था। बैठक की ओर बढ़ी कि कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई। वह झेंप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा। प्रेम सेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। कि इस प्रकार से दोनों राजेन और उनकी पत्नी रीमा किस प्रकार से अपने मांझी के प्रति चर्चा करते हैं और मांझी इनको सुनती हैं और अपने अपने हिसाब से उनके अर्थ लगाए जाते हैं। वहाँ जैसे मैंने देखा न हो, मांझी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रख लेते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, ख़त्म हो गई हो तो ले आऊं, उनका बस चले तो बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। आगे देखिए, चाय की खाली प्याली रखकर वह चुपचाप सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से मांझी के बारे में पूछें, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 सालों में। इसका अर्थ आप समझ लेना कि अब जो वातावरण है वो न तो मांझी को रुकता है और न ही बाबूजी को। रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात गौण थी, मुख्य तो यही था कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है। जहाँ हम लोगों की चिंता बनी रहती है, इतनी दूर से समय कुछ समय पहुँचना भी मुश्किल रहता है। सरकारी नौकरी ठहरी, ये मुख्य बात थी। इसको आप थोड़ा अच्छे से तसल्ली के साथ में देख लेना। आगे देखिए, अड़ोस पड़ोस वालों ने भी का ठीक ही लिखा है। अब ये उम्र आराम की है, यहाँ तो सौदा सुलूफ और जो कुछ थोड़ा बहुत राशन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं। वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अरदली हाथ बांधे खड़े रहेंगे। बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई, कभी ऊंचे बोल नहीं सुने। राज करोगी राजन की माँ, यानी कि ये वहाँ के लोगों के अपने अपने विचार है। अफसरों की पुलाव कचौड़ी से नीचे बात ही नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे निश्चित रूप से ये कहानी का बदलाव है कि किस प्रकार से उनके जीवन में छटपटाती संवेदना को झंकृत करने का एक वक्त आता है। लेकिन मुंहफट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था, सब कचौड़ी पकोड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ। वहाँ तो अफसरी कायदे से रहना होगा, लेकिन हाँ आराम तो होगा ही, और फिर बुलाने पर न जाना भी। इन दोनों ने खुद भी साथ साथ और अलग अलग बहुत कुछ सोचा। घर छोड़ने की बात दोनों के मन में एक हुक सी उठी थी।
पर तर्क सभी अकाटे थे। सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ है। और फिर परतंत्रता कैसी, हिचकी कैसी? अपनी ही कोख में जन्मी औलाद है, उन्हें दो चार बात भी कह दें तो जबान नहीं खोल सकते हैं। लाख अफसर हों, माँ बाप के सामने बच्चे ही हैं। ये शहर की ओर जाने के समय उस वृद्ध दंपति के मन में उठने वाले विचार है। आगे देखिए। रिजर्वेशन हो गया, आंगन में आकर बोले थे तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा हो। सामान बंधने लगे, चीज़ बंटने लगी। सिलबटे, सूप चलनी, अलगनी, अलमारियाँ, कद्दूकस, जन्माष्टमी पर बजने वाला घंटा घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले, रामनवमी पर पूजा जाने वाला तुलसी का चौरा, कुछ नहीं ले जाना है। राजन ने लिखा है, अम्मा से कहिए सब कुछ न उठा लाएं या उन्हें किसी बात की तकलीफ़ न होगी। ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ था। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। रामेश्वर से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर, धीमे से रख लिया। घंटा घड़ियाल और कन्हैया जी की पालना, बस ये दो चीज़ें और कुछ नहीं। बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ा था इस लोटे और पालने के साथ। इन चीज़ों को वहाँ ले जाया जाता है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं ले जाते हैं। कैसे वे दोनों साथ साथ नहाए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उसने भरा पूरा दिया था उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वर जाने के बाद या 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी लग गई थी, इसलिए वो उनकी बहुत बड़ी याद जुड़ी हुई थी उस लोटे से या उस पालने से। स्टेशन पर राजेन खुद ही आया था 2 चपरासियों के साथ। प्लेटफार्म पर फैले थैले, बंडलों, गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा, फिर परेशान सा संयत स्वर में बोला, आपको तो मना किया था बाबूजी। अम्मा को तो समझ नहीं, पर आप तो मना कर सकते थे। 100 बरस पुरानी सड़ी गली चीज़ों का भला क्या होगा यहाँ। वह झेंप कर हंसे थे। अरे भाई क्या बताऊँ, इन औरतों को तो तुम जानते ही हो। इतना मना किया, पर अब समझा तक ही तो सकता हूँ। खैर एक तरफ कहीं रख दी जाएगी। हैं। चपरासी ने उनका कमरा बताया, पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली। ओहो मांझी, यानी कि उनको अचरज होता है, ताज्जुब होता है। नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके पहले चपरासी ने उनका कमरा बताया, पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली। ओ माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेज़ या एंग्लो इंडियन थे। वह हक बकी टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वरम वाला लोटा छुपा आई, वह उसे मना न कर पाई। तो इस प्रकार से जब अपने रणधीर के घर या अपने पुत्र के घर जाते हैं तो किस प्रकार से उनको तकलीफ़ होती है, व्यवहारगत तकलीफ़ होती है। आगे देखिए। भाई वाह, मांझी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई है। रीमा ने हंस कर कहा। क्या कहा? जो सामान साथ में लाई थी, लोटा हो या पालना हो, उसको चलता फिरता म्यूजियम का है। पूरी की पूरी गठरियाँ टांड पर चढ़ा दी गई, सो भी स्टोर वाले पर कि कोई उतार भी न सके।
दो एक बार उनके बारे में पूछकर वह चुप हो गई थी। तभी उन्हें लगा था जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था अनजाने उससे कहीं ज़्यादा छूट गया है, जो जीवन भर शायद न मिल सकेगा। ये तकलीफ़ एक दौर में आती है, एक अवस्था में आती है जहाँ माता पिता अपनी संतान से भरपूर समय चाहते हैं, जबकि संतान दूरी बना लेती है। बाबूजी शायद ज़्यादा साहसी थे, अड़ोस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते, सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते, समय मिलता तो माँ जी को बुलंद आवाज़ में बुलाते, क्या कर रही हो, अब यहाँ तुम्हें कौन से काम का बहाना है, चलो पाठ किया जाए। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजन ने एक अजीब बड़प्पन भरी हंसी हंसकर टाल दिया, आप कीजिए, मुझे तो अभी देखिए मीटिंग में जाना है, फिर मेरे लिए बहुत समय पड़ा है पाठ पूजा के लिए। नकारात्मकता या नेगलेक्ट सी देखने को मिली अपने राजन से। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग से आकर समझाया, माँ जी ज़रा बाबू से कहिएगा इतनी ज़ोर से पाठ न किया करें, वहाँ घर की बात और थी, यहाँ सब ऑफिसर्स ही रहते हैं और फिर भगवान तो सब जगह है, देखिए ना। कबीरदास ने भी कहा है, ता चड्डी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए, आप और बाबूजी मन मन में पूजा कर लीजिए, ये गुस्सा होते हैं। इस प्रकार से है तो सच्चाई, लेकिन कितना बड़ा फिक्रा कसा है, कितना बड़ा व्यंग्य कसा है, जो वृद्ध दंपति को ठीक नहीं लगता है। उनको लगता है इस घर में हमारी उपेक्षा ही उपेक्षा हो रही है। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अक्काटे तर्क के सामने निरुत्तर थी। पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में वे दोनों इसका ध्यान रखेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया, ठीक तो कहती है, इन लोगों को तो कोई उज्र नहीं, उज्र का अर्थ आपत्ति नहीं, पर आने जाने वाले ज़रूर हंसते होंगे। का भी है जैसा देश वैसा भेष। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजन पिताजी के साथ लॉन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। आगे चलें अपन। चाय ख़त्म कर उठते उठते राजन ने ज़रा झिझकते हुए नपे तुले स्वर में कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं तो प्लीज़ आप अंदर आ जाया कीजिए, असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती है, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, आपके सामने झिझकते हैं और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देखे बिना जमुना को आवाज़ दी, कार साफ़ करो, फ़ौरन बाहर जाना है। आगे देखिए आप, माँ जी हम बाहर जा रही है। जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध पे दिलवा देगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे। कार सर से जा चुकी थी। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखती रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लॉन में सिर झुकाए बैठे थे। वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब उलटते पलटते रहे बाबूजी। कौन सी किताब है? पोथी है? नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली, यानी कि वो रामतीर्थ ग्रंथावली को पढ़ रहे थे। किसी सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्फुट ध्वनि गूंजी हो और उसके रेसे रेसे चारों तरफ बिखर गए हों, ऐसे ही उन दिनों के एहसासों में एक साथ कुछ बिखरा हुआ था। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकदम सहज होते हुए बोली, क्या बनाऊं? कटहल बनाती हूँ, आज तुम्हें बहुत पसंद है। ना ना,
अब पचता नहीं तो बस खीर और सादी सब्जी। खीर नहीं, जब बहू और राजन रहे तब बनाना। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और विस्तृत। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे पांचवें हाथ की बनी मोटी रोटियां और आलू बैंगन की सब्जी। बहुत खुश होते तो मखाने की खीर। बाद में 2 रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वह हाथ धो रहे होते। ये फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति या पूर्व स्मरण हो रहा है। शाम वैसे ही गुमसुमी सी बीती। अंधेरा होने पर मन में घुमड़ता कुछ और भी गहरा गया। एकाएक उनके पास जाकर खड़ी हो गई और अटकती आवाज़ में कह गई, सालों हो गए, एक बार घर चलकर या घर चलते ना। फिर आप आगे देखें। घर, उनकी आँखों में एक चमक आई और बुझ गई। वह तो पूरे किराए पर उठाया गया है। क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा ही है बस। लेकिन कुछ दिनों कुछ चलने से फ़ायदा। हाँ, एक गहरी उसांस उस खामोशी में उतरती चली गई। क्या फ़ायदा? सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला था। 10 बजे राजेन उसे स्टेशन से लेकर लौटा। पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुकाकर हंसते हुए बोला, अच्छी तो हो अम्मा। चलो भैया कि सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफ़ी भार तुमने हल्का कर दिया होगा। वह ज़ोर से हो करके हंसते हुए बताने लगा, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है। साहब साहब कहते ज़बान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की अकड़ देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी गया है, फिर भी 2-4 दिन भर वह उत्साह में भरकर बोले जा रहे थे। राजन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाठ है, अंदर ठाले रहते हैं। अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ निकलते हैं या पूरे घाघ मिलते हैं। कड़ी नज़र रखते हैं कस्टमर्स पर। सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदों पर फ़ायदा है। ऊपरी ठाठ और अंदरूनी हालात में कितना फ़र्क है तुम सोच भी नहीं सकते। अब यही देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था पर दम ही नहीं। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस पर प्रश्न उठाया गया है। और इस चीज़ में यह भी स्पष्ट हो गया है कि जो भ्रष्टाचार निचले स्तर पर जितना ज़्यादा है उतना ऊपरी स्तर पर नहीं है। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजन ने रोका, बैठो बातें करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, राजन बोलता है, आप लोग भी चाहें तो बैठें बाबूजी। उन्होंने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब बातें करो, आज काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। एक जूठी जमाई लेकर वे उठ आए। पीछे पीछे वह भी आ गई, अर्थात बाबूजी और अम्मा दोनों को एक साथ लगा शेष तीनों ने एक रात भरी मुक्ति महसूस की है। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए वह सोच रही थी, नींद तो अभी घंटों नहीं आएगी, तब तक क्या करेंगी? क्यों न बाबूजी को भी कमरे में ही बुला लें, थोड़ी देर बैठें फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते देखकर टोका, अभी सोओगे? नहीं तो बैठो ने कमरे में ही। कमरे में नहीं, चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, थक भी गया हूँ, इस समय कमरे में बैठना चलूँ? जरा अखबार आज ठीक से नहीं पढ़ा। इस तरह से दोनों दंपति या वृद्ध पति पत्नी के बीच में किस प्रकार से तकलीफ़ का वातावरण एक नए घर के साथ
पैदा हो जाता है, उसका अच्छा खासा जिक्र सूर्यबाला ने अपने कलम के माध्यम से किया है। सब कुछ कहा अनकहा, जाना समझा था, फिर भी यह ऐसा प्रस्ताव रख गई थी बाबूजी के सामने। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना और फिर घुल कर बतियाना। एक दिन बहू राजेन से खिलखिलाती कह रही थी, पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुल गए हैं। आज उन्हें शिमला फैक्ट के फ़ायदे नुकसान समझा रहे थे। ये एक फ़िक्रा या तंज या व्यंग्य कसा गया। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजेन ने मुस्करा कर पूछा। ऑब्जेक्शन? खी, मुझे तो लगता है सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। अभी देखो, नाउ शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन पिताजी को चैन का। जब भी मौका मिलेगा, कमज़ोरी लगती हो तो ताकत वाली दवा एक आध शीशी और ला दूँ। घबराहट के लिए वह कौन सी होम्योपैथी की दवा बताई थी डॉक्टर बनर्जी ने? माँ जी निहाल हो जाती है। फिर भों की कमान चढ़ाती राजेन से बोली, सर तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं। शैतान की बच्ची। राजेन ने एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। 1-2 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्हें तबीयत का हाल पूछा, वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी। उन पर स्तब्ध से अपलक देखते रहे उन्हें और चुपचाप चले गए। वे लेटी आँखों पर कोहनी रखे रोती रही। आखिर उनका क्या कसूर था? क्यों चिड़चिड़ाई उन पर? काफ़ी रात गए। उनकी गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े। तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या रामतीर्थ ग्रंथावली पढ़ते समय एक आध झपकी आई भी तो उन तीनों के ठाके और खिलखिलाटों से उचट गई। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू कर दिया। यह उसकी बचपन की आदत थी। बचपन की आदत क्या थी? हंसना और हंसाना। राजेन की तरह गंभीर नहीं, हमेशा का चिबिला था, मजाकिया था, हास्य व्यंग्य का काम करता है धीरू। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डोल छीन कर उसे रुला रहा था, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी जब वह भाभी को छुपकर देखने गया था उसके मनोरंजक प्रसंग सुना रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमुना से ही उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था। जमुना सुन, तू हनीमून पर ज़रूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरी। आगे देखिए आप। जमुना झेंपता शर्माता ट्रे उठाकर चला आता। वह पूजा कर रही थी, तभी डाइनिंग रूम से आते ठाके उन्हें कुल बुला जाते, विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी भी मुक्त हंसी मिली होती, यानी कि रीमा की हंसी। पूजा करते हुए भी मन उन्हीं लोगों पर था। वे ज़्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे, बेटों की बातों में खूब रस ले रहे थे। राजेन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुन उनका मन पुलकित हो उठा था। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा करने लगी थी, जब स्कूल से टीम जीत कर आने पर दोनों खेल की बातें बताते पिता को निहाल कर देते और वह प्रसन्न मन कहते, शाबाश मेरे शेरों। फिर ठाके थम गए। सब शांत हो गया। राजेन ऑफिस चला गया। काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मुस्कुरा दी, आज तो बड़े दिन बाद बेटों से ठट्ठे करते सुना तुम्हें। अब आप आगे देखें। उन्होंने जैसे सुना न हो ऐसे स्थिर दृष्टि से उन्हें देखा, फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते कह गए, सुनो मैं जा रहा हूँ, छोटे के साथ, रणधीर के साथ। कब? एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी, कितने दिनों के लिए? कल। वहीं रहने के लिए उसके साथ।
भयाक्रांत सी वह एकदम से पूछ बैठी, क्यों? लगा ये सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर भरा कर गिर पड़ा हो और उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया हो। यानी कि ये वृद्ध दंपति एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती है, लेकिन औलाद के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। कठोर संयम से उन्होंने आवेगों की रास खींच ली। कुछ नहीं, यूं ही काफ़ी दिन तो हो गए यहाँ रहते, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए, मुझे भी तो यहाँ रहते। वह निरंतर ऐसी होती जा रही थी। गले में बहुत कुछ गुटकते हुए धीमे धीमे बोले, मैं आ जाऊँगा तब तुम जाओगी। फिर दोनों एकदम चुप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पथरा कर किसी एक ही दिशा में टिक गई हों। उन आँखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था, हमारा अपराध क्या? अपराध है कि उन माता पिता का जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। आगे देखिए, पहले वह ही संभले, अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ठीक नहीं लगता। पहले वह ही संभले, अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ठीक नहीं लगता ना, है कि नहीं? ठीक ही सोचा दोनों ने। अब यहाँ बेबी छोटी है, तुम यहाँ रहोगी, 7-8 महीने बाद छोटी की डिलीवरी होगी, फिर तुम वहाँ चली जाओगी छोटे के पास, मैं यहाँ हूँ तो चलूँ? तुम ज़रा मेरी कमीज़ें वगैरह। थोड़ी देर बाद वह अखबार लिए फिर सामने खड़े थे। यही कहने आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना, जो हम हरिद्वार से लाए थे, ज़रा टहलाऊँ ना, बस यही कहना था। लेकिन वे कुछ कह नहीं सके थे, यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी का सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आँखों में बाणबिद्ध क्रौंच युगल की मूक पीड़ा थी, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरियों में बह चला था। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती माँ। इस तरह से निर्वासित कहानी, जो वृद्ध दंपति के कारुणिक और मर्मांतक जीवन का चित्रण करने वाली का कटाक्षेप होता है। बहुत ही मार्मिक और कारुणिक और हृदय को द्रवित करने वाली ये कहानी सूर्यबाला की एक अच्छी और श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यहीं पूर्ण होती है। अब आपको और दूसरी बात कि ये पाठ्यक्रम के लिहाज से भी और हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि की मजबूती के लिए भी अच्छी सी कहानी है। अच्छे से पढ़ें, समझें, अच्छा पेपर करें। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम और प्यार भरा नमस्कार।